जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। आज हम लोग जो आपका क्लास 12th का हिंदी कोर का जो आपका एग्जाम होने वाला है ना, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का लड़का हो, आर्ट साइंस कॉमर्स, सबके लिए ठीक है। और बेसिकली इस वीडियो में आपका जो वितान वाला जो आपके पास बुक है, ये बुक आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जनरली वितान में आपको 4 पार्ट पढ़ना होता है ठीक है। जिसमें से जो सबसे लास्ट वाला है डायरी के पन्ने, ये बेसिकली पंकज सर पहले वीडियो बना दिए, नहीं देखे तो देख लीजिएगा ठीक है। 12 का अलग से प्लेलिस्ट बना, वहाँ पे सब वीडियो आपको मिल जाएगा ठीक है। बाकी आज हम लोग बाकी जो और 3 आपके पास चैप्टर बचा, एक सिल्वर वेडिंग, साथ ही साथ जूझ, साथ ही साथ उसके बाद लास्ट में अतीत के दबे पाँव, ये तीनों का तीनों आज हम लोग इससे जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं सब का सब आज हम लोग कवर कर लेंगे। इसीलिए हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए, तो इसीलिए वीडियो क्या कीजिएगा 2x2 का स्पीड में देखिएगा, ताकि आपका भी समय बचे और सुनने में भी अच्छा लगता है ठीक है। तो भाई साहब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जो सबसे पहला प्रश्न आपके पास है, सिल्वर वेडिंग शादी का कौन सा साल होता है? तो 25वां, याद रखिए बात। घ नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णानंद का पूरा नाम क्या था? कृष्णानंद पांडे। नेक्स्ट प्रश्न, यशोधर पंत को चड्डा की कौन सी बात इम्प्रॉपर महसूस होती है? पहली बात तो देख लो मोहरी वाले पतलून, साथ ही साथ उसका जो ऊंची एड़ी के जूते थे, ये दोनों ही दोनों आप उसको इम्प्रॉपर फील कराती थी, यानी कि ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, यशोधर बाबू को कौन सी सवारी निहायती बेहुदा लगती थी? तो स्कूटर की सवारी उसको निहायती एकदम घटिया लगती थी उसको ठीक है। सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया था? तो ऊनी ड्रेसिंग गाउन उन्होंने उपहार में दिया था। यशोधर का दूसरा बेटा क्या करता था? आईएएस की तैयारी करता था। ग नंबर का ऑप्शन ग्रेड हो जाएगा। यशोधर पंत के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो बड़े जो लड़का था उसका नाम था भूषण। आपका ग नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर के प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो देखो जो 8 नंबर का प्रश्न लगा कि यशोधर पंत का बड़ा लड़का क्या करता था? तो बड़ा लड़के अगर मैं बात करूँ तो वो विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। तो आपके पास क नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर के प्रश्न पर आते हैं, यशोधर का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कहाँ चला गया? तो वो अमेरिका चला गया था। यशोधर के जीजा का क्या नाम था? तो यशोधर के जो जीजा थे उसका नाम था श्याम जोशी। आपका ग नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। श्याम जोशी ने, उनका नाम था जनार्दन जोशी ठीक है। तो घ नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है। तो जब के पास यशोधर के जीजा का नाम था वो जनार्दन जोशी था। घ नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जनार्दन जोशी। देखो अब जो आपके पास 11 नंबर का प्रश्न है, यशोधर पंत बार बार किस शब्द का प्रयोग करते थे? तो वो बार बार देखा जाए तो आपके पास समहाउ इम्प्रॉपर शब्द का प्रयोग करते थे। घ नंबर का जो आपके पास ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यशोधर पंत की सिल्वर वेडिंग का प्रबंध किसने किया था? तो ये जो सिल्वर वेडिंग इसका प्रबंध किसने किया था? यशोधर पंत का। तो उसका जो पूरा प्रबंध हुआ था वो बेसिकली भूषण ने किया था। आपके पास ग नंबर का ऑप्शन आपका सॉरी ख नंबर का क्वेश्चन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यशोधर बाबू के कितने बेटे हैं, या फिर बोलो कि कितने बेटे थे? तो बेसिकली यशोधर बाबू के टोटल 3 बेटे थे। आपके पास ग नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर के प्रश्न पर आता है, यशोधर बाबू कौन से पद पर नियुक्त थे? तो वो कौन से पद पर नियुक्त थे? तो यशोधर बाबू जो थे ये बेसिकली आपके पास जो आपके पास यहाँ पे जो आपका घ नंबर में यहाँ पे दिख नहीं रहा, हाँ अब आ दे रहा ठीक है। जो आपके पास था आपके पास सेक्शन ऑफिसर, बेसिकली उस पद पर वो नियुक्त है। तो 14 का जो घ नंबर का ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। यशोधर बाबू कैसी जिंदगी जीना चाहते थे? तो यशोधर बाबू जो थे ये बेसिकली आपके पास सरल और सादी जिंदगी जीना पसंद करते थे। अच्छा, इस कहानी की मूल संवेदना क्या है? तो इस कहानी की मूल संवेदना जो है वो बेसिकली पीढ़ी का अंतराल है, पीढ़ी का अंतराल हो जाएगा ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफिस से छुट्टी होने पर यशोधर बाबू कहाँ जाते थे? तो ऑफिस से अगर छुट्टी हो जाए तो यशोधर बाबू जो थे वो बेसिकली बिड़ला मंदिर जाते थे। याद रखे बात, बिड़ला मंदिर। यशोधर बाबू घर से ऑफिस कैसे जाते थे? तो घर से जो ऑफिस उनका जाना होता था ये बेसिकली पैदल होता था। यशोधर बाबू की किस से तकरार होती रहती थी? तकरार मन वही बहस झोंक किससे होती रहती थी? तो बेसिकली उनसे तकरार की अगर मैं बात करूं तो आपके पास उनकी पत्नी और बच्चों से ये नोक झोंक हमेशा होती रहती थी उनका ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यशोधर बाबू जुड़े हुए थे, तो यशोधर बाबू अगर मैं जुड़ने की अगर बात करूँ तो यशोधर बाबू जुड़े हुए थे बेसिकली पुरानी परंपराओं से, उनका पुराने ख्यालातों का मन था ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, भूषण ने यशोधर पंत को क्या उपहार दिया? तो भूषण ने यशोधर पंत को बेसिकली ऊनी गाउन दिया। ये प्रश्न वही था, देखो बस रिपीट करके आपको पूछ दिया गया है, मतलब थोड़ा सा घुमाकर। सिल्वर वेडिंग पार्ट किस विधा में रचित है? तो सिल्वर वेडिंग जो पार्ट है ये बेसिकली एक कहानी है, ठीक है। ये विधा मतलब ये होता है कि इसका सार क्या है, ये किस प्रकार की लिखित है, लिखा हुआ है, तो ये कहानी है, ठीक है। यशोधर बाबू का परिवार किस संस्कृति में ढलने में सफल रहा? तो देखा जाए तो पश्चिमी संस्कृति में ढलने में वो सफल रहा था। 23 का कौन और ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखो 24 नंबर का प्रश्न आपके पास है, लेकिन गिरीश कौन था? तो गिरीश की अगर मैं बात करूँ तो यशोधर के पत्नी का चचेरा भाई था। यशोधर बाबू की बेटी क्या करना चाहती थी? तो यशोधर बाबू की जो बेटी है वो बेसिकली आपके पास डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती है, ठीक है, याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। यशोधर बाबू जुड़े हुए हैं, तो यशोधर बाबू जुड़े हुए हैं, आपको बताया हुआ है, शायद ये प्रश्न रिपीट हो गया पुरानी परंपराओं से, ये वही प्रश्न बस थोड़ा सा घुमा कर पूछ दिया गया है। चलिए 27 नंबर का प्रश्न पर आते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती है? तो बेसिकली अपने बच्चों का, ठीक है। तो आपके पास 28 का आपका देखा है तो गन और ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 27 का गन और प्रश्न हो जाएगा, सही हो जाएगा। 28 पर बात करते हैं। यशोधर बाबू के बड़े लड़के को कितने रुपए मासिक की नौकरी मिली? तो बेसिकली 15,000 रुपये मासिक की उसको नौकरी मिली थी। 28 का गन और ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप चलिए 29 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। यशोधर बाबू का अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार था? तो उसके बच्चों के प्रति अगर मैं व्यवहार की बात करूं तो अलगाव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब सब्जी लेकर यशोधर घर पहुंचते तो उनकी दशा कैसी थी? तो जब भी वो सब्जी लेकर घर पहुंचते थे तो उनकी दशा देखा जाए तो जैसे कि द्वारका से लौटे सुदामा जैसी उनकी हालत हो जाती थी। यशोधर बाबू के क्वार्टर में कितने कमरे थे? तो यशोधर बाबू के अगर क्वार्टर में कमरों की बात करूँ तो 2 ही कमरे थे। तो आपके पास देखा जाए तो 31 का जो कौन और ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिख रहा है आपके पास 2, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिल्वर वेडिंग में गाउन पहनते समय यशोधर बाबू को कौन सी बात चुभी? तो कौन सी बात उन्हें चुभी थी? तो बेसिकली उनको अगर चुभने वाली जो बात अगर मैं बात करूं तो बेसिकली दूध वाले की बात, यानी कि घन और क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। तेरहवें प्रश्न पर आते हैं। सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक का नाम क्या है? तो सिल्वर वेडिंग जो पार्ट है ये भाई साहब लेखक का नाम ही छूटा हुआ था अभी तक, तो लेखक का नाम याद जरूर कीजिएगा। लेखक के नाम से 1-2 प्रश्न हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और आपको तो अब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो गया है, लास्ट आप लोग +2 के कैंडिडेट हो, इसके बाद आप लोग कॉलेज में जाओगे, ठीक है, मैंने स्कूल लाइफ का लास्ट ईयर में हो आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों ने 12 एग्जाम दे चुके हो आप लोग अभी तक ज़िंदगी में, तो आप लोग को तो बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, इसे बताने की ज़रूरत है भी नहीं कि लेखक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो तो बेसिकली याद रखिएगा मनोहर श्याम जोशी, ठीक है, तो याद रखिएगा मेरी बात, इन्होंने लिखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी के कथानायक का नाम क्या है? कथानायक की बात चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ कथानायक देखा जाए तो भूषण को बेसिकली कथानायक कहाँ गया क्वेश्चन, वही तो भूषण कहाँ से आ गया, मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है। यशोधर बाबू, ठीक है, तो कथानायक का नाम क्या है? तो यशोधर बाबू। सिल्वर वेडिंग की कहानी के जो कथानायक है वो बेसिकली यशोधर बाबू ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यशोधर बाबू किसको अपना आदर्श मानते थे? तो यशोधर अगर मैं बाबू की बात करूँ तो अपने आदर्श वो बेसिकली कृष्णदा को मानते थे। यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए? तो यशोधर बाबू जो थे वो बेसिकली सर्वप्रथम बॉय सर्विस है, बॉय सर्विस वाले जो आपके पास पद है उस पर नियुक्त हुए थे। यशोधर का पूरा नाम था, तो यशोधर के पूरे नाम की मैं बात करूं तो YD पंत, आपका गन और ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यशोधर बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 25वीं। भाई साहब जो आपके पास इस पार्ट का जो नाम ही है आपके पास, जो आपके पास सिल्वर वेडिंग, इसी का मतलब ये होता है कि 25वीं वर्षगांठ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दफ्तर के बाबुओं को अपने सिल्वर वेडिंग के लिए यशोधर बाबू ने कुल कितने रुपए दिए? तो 30 आपका घन और ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 39 नंबर के।
चलिए 40 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। यह कि लेखक ने यशोधर बाबू को कृष्णदा का कौन सा पुत्र कहा है? तो कौन सा पुत्र कहा है? तो मानस पुत्र कहा है उसको, ठीक है। तो क नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब मानस पुत्र का मतलब क्या होता है, आप लोग में से कोई मुझे बता सकते हो? चलो देखता हूँ किसको आता है इसका मतलब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तो वो मूलतः अगर मैं बात करूँ तो कुमाऊं के रहने वाले थे। कृष्णदा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे? तो जो आपके पास कृष्णदा था यशोधर को बेसिकली भाऊ कहकर बुलाते थे। कॉर्नर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। तो इस प्रकार से सिल्वर वेडिंग आपका 25वीं वर्षगांठ वाला जो चैप्टर है आपके पास ये खत्म हो चुका है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा देखा जाए तो कुछ जूझ के प्रश्न कर लेते हैं। जूझ पाठ के लेखक कौन है? सबसे पहला प्रश्न आ गया। लेखक तो याद आपको करना ही करना है एनी हाउ, तो याद रखिएगा आनंद रतन यादव, ठीक है। चलिए कहीं कहीं पे आनंद यादव भी लिखता है, तो बात बराबर है, जैसा होगा उसके हिसाब से आपको करना है। जूझ नामक पाठ किस भाषा में हिंदी मतलब लिखा है कि जूझ नामक पाठ किस भाषा का हिंदी अनुवाद है, ये पूछ रहा है। तो देखा जाए तो मराठी। ग नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 3 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि कहानी के शीर्षक जूझ का क्या अर्थ है? जूझ का मतलब होता है क्या? सबको पता है ना, संघर्ष, जूझना, संघर्ष, ठीक है। लेखक के पिता का क्या नाम था? तो लेखक के अगर मैं पिता की बात करूं तो लेखक के जो पिता थे उनका नाम, हाँ उसका नाम था रत्नाप्पा, ठीक है, रत्नाप्पा था। यानी कि घ नंबर का ऑप्शन आपके पास 4 का करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले लेखक को सवेरे कितने बजे खेत में काम करना होता था? सवेरे कितने बजे तक खेत में काम करना होता था? तो कितने बजे तक के खेत में काम करना होता था? तो याद करो, आपको याद होगा पाठ 11 बजे तक। तो 5 का जो आपके पास गन का हो जाएगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न पर आते हैं। स्कूल से छुट्टी के बाद लेखक को कितने घंटे डोर चराने होते थे? तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ कितने घंटे, तो याद रखिएगा 1 घंटा डोर चढ़ाना होता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 7 नंबर के प्रश्न पर। तो 7 नंबर प्रश्न है कि लेखक के कक्षा अध्यापक का नाम क्या था? अब ज़्यादा से ज़्यादा नाम पूछेगा आपका, देखना। तो मंत्री नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक को गणित पढ़ाने वाले मास्टर का नाम क्या था? तो मंत्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास 9 नंबर का जो प्रश्न आपके पास हुआ, आपके पास जूझ कहानी किस मराठी उपन्यास से ली गई है? तो किस मराठी उपन्यास से ली गई है? तो जोबी। कॉर्नर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा का मॉनिटर कौन था? तो याद करो वसंत पाटिल, ठीक है, वसंत पाटिल। तो आपके पास 10 नंबर का ख नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेखक को मराठी कौन पढ़ाते थे? तो लेखक को कौन मराठी पढ़ाते थे? तो बेसिकली सौंदल गेकर। तो आपके पास ग नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके पास जूझ उपन्यास का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो जूझ ये जो उपन्यास है ये बेसिकली इसका हिंदी अनुवाद की अगर मैं बात करूं तो केशव प्रथम वीर। जूझ उपन्यास को कौन सा पुरस्कार मिला? तो कौन सा पुरस्कार मिला था उसको? तो साहित्य अकादमी का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस पाठ का लास्ट 2 प्रश्न बचा हुआ है। जूझ कहानी से लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है? तो किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है? तो लेखक के संघर्षमय प्रवृत्ति का, लेखक के संघर्षमय प्रवृत्ति का। घर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जूझ पाठ के अनुसार लेखक के घर कोल्हू चलना कब से शुरू होता है? कोल्हू चलना कब से शुरू होता है? तो बेसिकली दिवाली के बाद से। कॉर्नर क्वेश्चन आपका कट हो जाएगा। तो ये जूझ पार्ट भी आपका समाप्त होता है। अब चलिए थोड़ा सा बात करते हैं अतीत के दबे पांव का। सबसे पहला प्रश्न आपके पास अतीत के दबे पांव का है, जिसका मैं आंसर पहले बता देता हूँ, आपका काला हो जाएगा, ठीक है। मतलब खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा है? काला है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की खूबी क्या है? तो सिंधु सभ्यता की अगर मैं खूबी की बात करूं तो हो जाएगा आपके पास सौंदर्य बोध, ठीक है। लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया? तो क्या नाम दिया था लेखक ने? तो समाज पोषित
चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। मोहनजोदड़ो अपने काल में किसका केंद्र रहा होगा? तो मोहनजोदड़ो जो है अपने काल में सभ्यता का केंद्र रहा होगा। मोहनजोदड़ो नगर कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? तो अगर मैं टोटल बात करूं तो लगभग समझ लो कि वो आपके पास 200 हेक्टेयर में फैला हुआ है आपके बुक के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये भी सही भी बात है, बुक गलत नहीं ना देता है जी। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। भ्रंग इमारत में कितने स्तंभ है? तो भंग इमारत की अगर मैं बात करूँ स्तंभों की तो 20 स्तंभ है, ठीक है। डीके हल्का किसके नाम पर रखा गया है? डीके हल्का किसके नाम पर रखा गया है? तो डीके हल्का देखा जाए तो आपके पास दक्षित काशीनाथ के, ठीक है। तो आपके पास दक्षित काशीनाथ के नाम पर देखा जाए तो आपके पास डीके हल्का रखा गया। मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क अब कितनी बची है? तो वो जो लंबी सड़क थी मोहनजोदड़ो की, कितनी लंबी थी वो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो वो देखा जाए तो आपके पास अभी कितनी बची हुई है? तो देखा जाए तो आपके पास 1/2 मील, ठीक है। तो गवर्नर का ऑप्शन कट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में, एक मिनट, मोहनजोदड़ो में लगभग थोड़ा घुमा लो इसको। तो मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं थे? तो लगभग 700 के आसपास कुएं थे। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर फल की मैं बात करूं जो उगाए जाते थे वो बेसिकली खजूर और अंगूर। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी, इसका क्या प्रमाण है? तो देखा जाए तो सूती कपड़ा, आपका ग नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। अतीत में दबे पाँव नामक पाठ के रचयिता का नाम क्या है? वही लेखक पूछ रहा है आपके पास। तो अगर मैं इनके नाम की बात करूँ तो ओम थानवी, ठीक है। लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग कितनी थी? तो मोहनजोदड़ो की अगर मैं आबादी की बात करूं तो आपके पास 85,000, ठीक है। याद रखिएगा मेरी बात। मोहनजोदड़ो का नगर कितने हजार साल पहले का है, यानी कि कितना पुराना है? अगर शॉर्ट में अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के मीनिंग का तो याद रखिएगा 5,000 साल लगभग। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो आपके पास 33 फीट, याद रखिएगा मेरी बात। 16 प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता और संस्कृति किसकी शोभा बढ़ा रहे हैं? तो मोहनजोदड़ो जो है मोहनजोदड़ो नहीं, मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो बेसिकली जोदड़ो बोलना थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, मोहनजोदड़ो, ठीक है। सब वो अपने अपने हिसाब से बोलता है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो अजायब घर की शोभा को बढ़ा रही है, आपका घ नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या विद्यमान है? तो सबसे ऊंचे अगर चबूतरे की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपके पास बौद्ध सपूत आपके पास विद्यमान है। तो 17 का ख नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। 18 नंबर के प्रश्न पर आते हैं, यह कि बौद्ध सपूत कितने फुट ऊंचे चबूतरे पर चबूतरे पर निर्मित है? कितने ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है? तो बेसिकली आपके पास 25 फुट लंबे चबूतरे पर आपके पास, ऊंचे चबूतरे पर, ठीक है। लंबा बोलना गलत होगा, लंबा भी एक तरह से सेंस वही बनाता है, ऊंचे चबूतरे पर वो आपके पास है, ठीक है। तो चबूतरे पर किसके कमरे बने हुए हैं? तो चबूतरे पर अगर मैं कमरों की बात करूँ तो भिक्षुकों के कमरे बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, राखाल दास बनर्जी यहाँ पर किस वर्ष आए थे? तो यानी कि मोहनजोदड़ो में देखा जाए बोला जाए तो वो कब आए थे? तो अगर मैं बात करूं तो 1922 में आए थे, ठीक है। राखालदास बनर्जी कौन थे? तो पुरातत्ववेत्ता थे वो, याद रखना मेरी बात। ग नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो को नागर भारत का सबसे पुराना क्या कहा गया है? तो नागर भारत का सबसे पुराना क्या कहा गया है? तो याद रखिएगा कि उसको बेसिकली लैंडस्केप लैंडस्केप कहा गया, नागर भारत का लैंडस्केप कहा गया है। चलिए 23 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। तो देखो जो 23 नंबर का प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई है? तो वास्तु की तुलना अगर मैं बात करूं तो बेसिकली चंडीगढ़ से की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी कितनी दूर पर बहती है? तो कितनी दूर पर बहती है? तो लगभग 5 किलोमीटर दूर। दक्षिण में टूटे फूटे घरों का जमघट किसकी बस्ती मानी गई है? यानी कि जो आपके पास दक्षिण में टूटे फूटे जो घर हैं वो किसकी बस्ती मानी गई है? तो बेसिकली वो कामगारों की बस्ती मानी गई है। गवर्नर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा है यहाँ पे महाकुंड कितने फुट लंबा है? तो महाकुंड की अगर मैं लंबाई की बात करूं तो आपके पास
वो 40 फुट है, ठीक है। अच्छा, महाकुंड की चौड़ाई कितनी है? अगर महाकुंड की अगर मैं चौड़ाई की बात करूँ तो आपके पास 25 फुट, ठीक है। आपके पास लंबा अगर बात करूँ तो 40, चौड़ाई अगर बात करूँ तो 25, और अगर महाकुंड की गहराई अगर पूछा जाए, डेप्थ अगर उसका पूछा जाए, तो याद रखिएगा डेप्थ है आपके पास 7 फुट, डेप्थ हो गया 7 फुट, ठीक है। चौड़ाई हो गया 25 फुट, और जो आपके पास अगर मैं लंबा की बात करूँ तो वो हो जाएगा आपके पास 40 फुट, ठीक है। तो ये चीज़ों को याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछ जाता है, मैंने पूछा जाता है कई बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर के प्रश्न पर। यह है कि महाकुंड के तीन तरफ किसके कक्ष बने हुए हैं, यानी कि तीन तरफ अगर मैं बात करूँ तो महाकुंड के किसके किसके कक्ष बने हुए हैं, तो तीनों तरफ अगर मैं बात करूँ तो आपके पास साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर के दो प्रांत में कितने स्नान घर हैं, तो अगर मैं बात करूँ तो 8, घ नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर के प्रश्न पर आते हैं, जो कि लास्ट प्रश्न है आज की इस वीडियो का। कुंड के पानी में प्रबंध के लिए क्या व्यवस्था है? कुंड के पानी के प्रबंध के लिए क्या व्यवस्था है? तो बेसिकली आपके पास कुआं, ठीक है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट वही सभी प्रश्न कवर किए हैं जो आपके पूछा जाता है, जैसे कि सिल्वर वेडिंग वाला चैप्टर से हो गया, जूझ वाला चैप्टर से, अतीत के दबे पाँव से हम लोगों ने कवर कर लिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी आपका ये चैनल बहुत ज़्यादा साथ आगे चल के देने वाली है, ठीक है। और अगर आपके छोटे भाई बहन है जो पॉलिटेक्निक का तैयारी करना चाहते हैं, ITI से रिलेटेड अगर कोई चीज़ करते हैं, या 10th में है, या 11th में है, या 8 में है, या 9 में है, तो आप लोग उनसे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो उनके लिए भाई साहब उनका देख रेख करने का जिम्मेदारी हमारा रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, ठीक है। जय भारत।